तो हम लोग के पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ये आ गया फिर से। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के क्या आइडिया लग रहा है, थोड़ा सोचिए। क्वेश्चन देख के यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में ही है। डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 + x² इंटू 10 इनवर्स x दिया हुआ है प्लस y, दो ही टर्म है। तो पहले इस टर्म को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। चलिए, तो इस टर्म इसको पहले थोड़ा सा चेक कीजिए। ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है इसको सही से फिर से लिखिए थोड़ा सा। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 + x² एंड 10 इनवर्स x। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल वेरिएबल में है। ओके, और ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ y हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सिंगल वेरिएबल में, तो वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल यहाँ दिख रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ होगा यूज़ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को। ओके, चलिए, तो क्या करेंगे, dx और ये टर्म्स को उधर लिखिए, y को इधर लाइए। y इधर लाएंगे तो क्या होगा, dy बाई वाई हो जाएगा। वेरिएबल को सेपरेट करना, तो इधर माइनस भी ले आइए, तो माइनस dy बाई वाई हो गया। अब ये उधर जाएगा तो dx हो जाएगा, मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म 1 + x², और उनके साथ जो है 10 इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है, 10 इनवर्स x लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करना है, और अब जो है यहाँ देखिए 10 इनवर्स x = यदि t पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से टर्म आने वाला है, तो पहले इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dy अपॉन y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटू 10 इनवर्स x, ठीक है। चलिए, इसको और ऊपर कीजिए, और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये माइनस ऑफ ln ऑफ y। पहले इसको कर लेते हैं, फिर एक साथ इंटीग्रेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे पुट कीजिए, पुट इसको ये करना है, दैट इज पुट, और 10 इनवर्स x = t पुट कीजिए। तो 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है इंटू डी ऑफ x = सीधा dt हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ऑफ y अपॉन y इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए dx/1 + x के बदले dt पुट करेंगे, और नीचे क्या आपका t हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ln t। अब देखिए इस टर्म में जो कांस्टेंट रखना होता है ना, वो ln के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, log के ही फॉर्म में, क्योंकि जब आपका दो टर्म log में आ रहा है, ln में आ रहा है, तो तीसरा टर्म भी ln में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं, यदि आप यहाँ पे c लिख देंगे तो ये गलत होगा, और इसका आंसर भी आपको निकालेंगे। यदि इसमें हमको कांस्टेंट वैल्यू निकालना होता, कुछ कंडीशंस दिए रहते, तो वो आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। ये चीज़ एकदम स्पेशल जो है पॉइंट अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। ये जो पॉइंट होता है, ये सब जो है गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखना है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो होता है फिर से वापस आ जाता है, डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता है। ये c लिखना है, लेकिन दो टर्म यदि log में आ रहा है, ln में आ रहा है, तो इस तीसरे वाले जो कांस्टेंट है इसको भी आपको log में ही लिखना है, ln में ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये दैट इज़ द ln ऑफ c, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप माइनस ऊपर ले जाइए, तो इस पे माइनस ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ y का इन्वर्स इक्वल टू log a + log b, log a भी होता है, तो ln t इंटू c हो जाएगा। दोनों तरफ से log हटा दीजिए, तो ये क्या हो गया, y का इन्वर्स इक्वल टू t इंटू सी, ठीक है, ये आपका ये बन जाएगा। अगेन जब आप यहाँ पे लिखेंगे y का इन्वर्स है, तो 1/y इक्वल टू t का वैल्यू क्या था, t किसको पुट किए थे, 10 इनवर्स x, ठीक है, t पुट किए थे 10 इनवर्स x को, ये है t आपका,
टेन इनवर्स एक्स इंटू सी है। तो आप सीधा ये लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, सॉल्यूशन निकालना होता है तो y इक्वल टू 1/c इंटू टेन इनवर्स एक्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही जो है आंसर हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन निकालना, और सॉल्यूशन निकालने का मतलब y का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/c इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस दिया रहता तो c का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, बट ये जो है कंडीशंस नहीं दिया हुआ है तो c का यहाँ वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, फाइंड द एरिया इंटरसेप्टेड बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड फ्रॉम द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x एक पैराबोला है और उसमें क्या y इक्वल टू एक्स लाइन जो है कट कर रहा है उसको, तो इंटरसेप्टेड पोर्शन का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। मैं बताया था कि जब भी आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आपको जो है फिगर बना लेना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिगर बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप अच्छे से फिगर पहले ड्रॉ करें। अपने पास दो इक्वेशन लिखा हुआ है, एक पैराबोला का है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और एक इक्वेशन जो है लाइन का है, स्ट्रेट लाइन जो कि कट कर रहा है। सबको पता है कि ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, लेकिन पैराबोला का इक्वेशन है तो कैसे हम इसका फिगर बनाएंगे। तो मैंने कल समझाया था कि पैराबोला को देख करके कैसे समझते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो जो लीनियर पावर x में लीनियर पावर है उसके तरफ हमको मुंह रखना है पैराबोला का। यहाँ पे x है प्लस x, तो पॉजिटिव x एक्सिस में उसका मुंह रखेंगे, ठीक है। ये कहीं ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह का पैराबोला होगा, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x ये हमारा पैराबोला हो गया। अब जो लाइन है आपका y इक्वल टू एक्स, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। ये लाइन जो होता है y इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। तो यही जो पोर्शन बना है शेडेड, इसी पोर्शन को जो है, इसी पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, लेकिन वहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x था और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो सिमिलर टाइप बनेगा, सिमिलर टाइप है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम तरीक़ा से बनेगा जैसे वहाँ पे मैंने किया था, मेथड सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे कुछ डेटा चेंज हो गया है, बाकी मेथड वही करना है, ओके। चलिए, तो इस इक्वेशन को पहले हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट, दो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 8x। कोई ऐसा मत करना कि x यहाँ से एक x इधर और एक x इधर कटा देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको एक तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इक्वल टू 0। अब x जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का एक वैल्यू 0 आएगा और x का एक वैल्यू 8 आएगा, ओके। x का दो वैल्यू आ रहा है, यदि आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन यदि आप x इक्वल टू 8 पुट करते हैं तो y का भी वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि दो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक 0,0 और एक जो है 8,8। सो दीज टू पॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। इसके कारण, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला के कारण, तो ये होता है ओरिजिन, ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि है 0,0, और ये जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8,8, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधा आप एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो पहला जो हमको है, पहले जो दिख रहा है वो क्या है हमारा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये वाला जो लाइन है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 8x का, तो y इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 8x, एंड ये जो है स्ट्रेट लाइन दैट इज y इक्वल टू x, ठीक है। तो आपका जो एरिया हो जाएगा, जो आपका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू x1 से लेके x2 तक एंड y dx हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को लिखने से ये पता चल रहा है कि हम वेरिएबल जो है dx x में ले रहे हैं और y यहाँ पे रिप्लेस करना है,
तो y जो है तो पहले वाला जो दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 से लेके x इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 8 तक x में जा रहे हैं, और y में क्या है, अंडर रूट ऑफ 8x है पहले एंड माइनस ऑफ x है, ठीक है, इनटू डी ऑफ x। अब इसी को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा आपका, सेपरेट कर लीजिए टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 8x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स, लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू फ्रॉम 0 to 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 8 को बाहर कर लीजिए, रूट 8 को आप 2√2 भी लिख सकते हैं, तो रूट 8 हो गया इंटू एक्स के पावर, रूट का मतलब 1/2 होता है, इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, 0 से लेके 8 एंड द माइनस ये हो गया क्या, x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 से लेके 8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो रूट 8 हो गया इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो गया, और यही 3/2 नीचे भी लिखना है, तो 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 8 माइनस x² फ्रॉम 0 से लेके 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये रूट 8 होता है 2√2 एंड इंटू 2 एक और ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स के पावर 3/2, तो 8 के पावर में आपका क्या हो गया 3/2 एंड माइनस यहाँ पे 1/2 था ही, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 4√2/3, 4√2/3 इंटू 8 के पावर में क्या है 3/2 एंड माइनस ये तो हो गया कितना 32 हो जाएगा इधर, एंड तो इसको और कर लेते हैं, देखिए ज़रा 4/3 इंटू ये हो जाएगा कितना, और 2 के पावर में 3 के पावर में 3/2 इंटू 2 के पावर में 1/2 पहले से था, माइनस 8 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा कितना 4/3 इंटू 2 के पावर में कितना हो गया ये 9/2 एन प्लस 1/2 माइनस 8, तो 4/3 2 के पावर में ये 10 मतलब और 9 + 1 10/2 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 माइनस 8, ठीक है। अब ये हो गया 4/3 इंटू 2 के पावर 5 32 होता है माइनस 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 4 दूना 8 एंड 4 तिया 12 128/3 माइनस ऑफ 8। इसको अगेन सॉल्व करेंगे 3 128 माइनस 8 3 24, ये कितना आएगा 4 0 104/3 है ना, 8 में से 4 गया 4 0 104/3 स्क्वायर यूनिट, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो वो जो रिक्वायर्ड एरिया था दैट इज़ 104/3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा और ये जो एरिया हो जाएगा दैट इज इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे एंड बिल्कुल कैलकुलेशन को भी ध्यान रखेंगे कैसे किए हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए प्रूव दैट द वेक्टर्स, फिर वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। प्रूव दैट द वेक्टर्स ये और ये जो है फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यही प्रूफ करना है कि ये जो 3 वेक्टर दिया हुआ है ये तीनों मिल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था वैसे रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन, बट डेटा डिफरेंट है इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। टाइप सेम है, जैसे मैंने पीछे भी करवाया हुआ है
तो टाइप सेम है, ये डेटा डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया है, तो मैंने क्या कहा है कि जब भी वेक्टर दिया है इसका मतलब वो वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा रहता है, तो इसीलिए उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। लेट मान के चलिए कि वेक्टर ओ ए दिया हुआ है, कितना है, दैट इज़ 4i + 4j एंड प्लस ऑफ 4k। एंड जो वेक्टर ओ बी दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 7i एंड प्लस ऑफ 6j एंड माइनस ऑफ k। एंड वेक्टर ओ सी जो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस ऑफ 5k कैप। ओके, तो ओ ए ओ बी एंड ओ सी दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, तीनों साइड से हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग साइड निकाल सकते हैं, तीनों साइड जो है ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, पहले वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, फिर वेक्टर बी सी निकालेंगे एंड फिर वेक्टर जो है ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी कितना आएगा, वेक्टर ए बी जो आएगा वो जगह वेक्टर ओ बी माइनस ऑफ वेक्टर ओ ए। तो ओ बी वेक्टर है वो कितना दिया हुआ है, 7i + 6j एंड माइनस ऑफ k, माइनस ओ ए वेक्टर कितना है, 4i + 4j एंड प्लस 4k। इसको लिखेंगे तो 4 में से 7 में से 4 गया 3i, 6 में से 4 गया प्लस 2j एंड माइनस k एंड -4, तो -5k हो जाएगा। ओके, वेक्टर ए बी। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी जो है ये कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस -5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, √3 × 9 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 5 × 25। ये कितना हो जाएगा, 25 + 13 28 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा ये। तो ये 38 हो गया वेक्टर ए बी। अब हम लोग क्या निकालते हैं, वेक्टर ए बी, अब वेक्टर ए सी निकालते हैं। ठीक है, अब जो है वेक्टर ए सी निकालते हैं। वेक्टर ए सी जो हो जाएगा दैट इज़ वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए, ऐसे लिखा जाता है। तो ओ सी जो है आपका कितना है, 3i + 2j एंड माइनस ऑफ 5k, माइनस ओ ए कितना है, 4i + 4j एंड प्लस 4k। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 में से 4 गया, -i 2 - 4, तो माइनस ऑफ 2j एंड -5 एंड -4, तो -9 ऑफ k। ठीक है, अब AC का यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड ऑफ AC करेंगे, मॉड ऑफ AC निकालेंगे, √1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड प्लस -9 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 81, तो 81
485 एक 86, अंडर रूट ऑफ 86 86 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी ए सी यदि देखें तो जैसे हमारा ये 3 वेक्टर है और तीनों राइट एंगल ट्रायंगल बना है, सपोज ए बी और सी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ओके, तो अब हमें बी सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा। वेक्टर बी सी निकालना है, ये हो जाएगा ओ सी माइनस ऑफ ओ बी, ओ सी माइनस ऑफ ओ बी। ओ सी कितना है 3i एंड प्लस 2j माइनस ऑफ 5k माइनस ओ बी कितना है 7i प्लस 6j एंड माइनस ऑफ k। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 4 गया, माइनस 3 में से 7 गया, माइनस 4i एंड 2 प्लस में माइनस 6 माइनस 4j एंड माइनस 5 एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो 5 माइनस 1 माइनस ऑफ 4k। ये हो गया बी सी वेक्टर। इसका मॉड निकालेंगे, बी सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 48। ओके, 48। अब जो है क्या करना है, जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, सपोज ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये जो है 90 डिग्री है, तो ये आपका वेक्टर ए बी मान के चलिए, और ये जो है वेक्टर क्या बनेगा ए सी बनेगा, और ये जो है वेक्टर बी सी बनेगा। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होना चाहिए था, राइट एंगल ट्रायंगल से क्या लिख सकते थे, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा ए बी, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले इसको करके। ठीक है, और देखिए ज़रा ए सी का जो है ए सी हाइपोटेनस है बी सी। ओके, तो बी सी का स्क्वायर, बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, इसका स्क्वायर करते हैं, तो मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ये तीनों जो है इस फॉर्मेट में अभी नहीं लेना है, दैट मीन्स ये जो हम वैल्यू लिखे हैं अभी, ये वैल्यू यहाँ से पहले इसको चेक करते हैं कि कौन जाएगा परपेंडिकुलर में। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि बी सी का स्क्वायर करेंगे एन प्लस जो है ए बी का स्क्वायर करेंगे, मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है देखिए ज़रा, मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ बी सी 48 प्लस मॉड ऑफ ए बी कितना है 38, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 8 16 के 86 ले 1 4 3 7 1 8 86 हो गया। दैट मीन्स 86 क्या है, 86 जो है आपका ये है मॉड ऑफ ए सी का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 86, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए सी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, मॉड ऑफ ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी का होल स्क्वायर एन प्लस मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है और यही निकल के आया है। सो ये जो आपका गिवन वेक्टर था वो क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि ये ऐसा है, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड कि ये जो आपका गिवन वेक्टर था एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है। ओके, चलिए ये जो है क्वेश्चन हम लोग ने इस पे दो टाइप के 2 बार देख लिए, है ना, बस इसमें डेटा अलग था, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। इससे पहले भी हम लोग ने एक बार किया हुआ था।
तो चलिए हो गया। और इसके बाद जो है अच्छा, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से यदि आप ये सोचें कि इसमें हमको कैसे लिखना है, तो इस ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हैं फिगर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप फिगर ये बना सकते हैं कि कौन ए होगा, कौन बी होगा और कौन सी होगा। आप ये जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए ए सी का स्क्वायर तो हाइपोटेनस है, तो ज़रूर ये ए होना चाहिए, और ये सी है सपोज मान के चलिए, और ये बी है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है बी सी, ये है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना है तो ये इस तरीक़ा से लिखाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मेट, अब ये ऐसा बना फिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इतना और इतना, ठीक है। कोसाइन ऑफ द एंगल, ये टर्म आपको सोचना है, कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन ऑफ द एंगल का मतलब कॉस थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। कोसाइन का मतलब कॉस और एंगल तो थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसी तरीक़ा से साइन ऑफ द एंगल रहता तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना था, ठीक है। यहाँ पे कोसाइन ऑफ द एंगल है, दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास दो वेक्टर है, तो पहले वो गिवन वेक्टर लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट, मान के चलिए कि ये आपका वेक्टर ए दिया हुआ है, सपोज वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 4j एन प्लस 5k, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस जे एन प्लस के, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग को कोसाइन निकल सकता है ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है, सो मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, मतलब वेक्टर ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए बी तो सिंपल जैसे ए लिखिए चाहे एक मॉड ऑफ ए लिखिए वेक्टर फॉर्म में, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले इन दोनों वेक्टर का मॉड निकालिए, देखिए कितना आता है मॉड। तो जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 एन प्लस 25, मैं एक ही बार में लिख दिया, 16 और 9 25 हो जाता है, और अगेन 25 है तो ये अंडर रूट ऑफ 50 हो जाएगा। एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट पता है कि कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का क्या रूल है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का करना होता है, तो आई वाला के साथ डॉट करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड जो है सीधा लिखना है, कोफिशिएंट को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जे वाले कोफिशिएंट को सीधा मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और फिर के वाले को भी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 4 एन प्लस 5, ठीक है। एंड नीचे जो है मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 50 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ये कितना आने वाला है 5 3, ये हो गया 5 4 9 12 हो गया, 12 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको और छोटा लिख सकते हैं क्या 50, तो 25 दूना 50, 5 रूट 2 इंटू रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं। वैसे कटेगा नहीं तो 12 बाई 5 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 बाई अंडर रूट 5 रूट 6, इसको रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो कुछ आ सकता है। 6 हो गया नीचे तो 6 दूना 12, वैसे आप लिख सकते हैं क्या 2 रूट 6 बाई 5, इसका ये भी आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है
वो आ रहा है 2√6/5। तो कॉस ऑफ द एंगल यही हो जाएगा 2√6/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन है, एक सेकेंड।